हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। हम 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सदिश बीजगणित के अंदर हमने कल वाली जो क्लास हुई थी उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। और आज हम दो टॉपिक और पढ़ के और सारे के सारे जो उदाहरण है 10.2 के सारे उदाहरण आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कल वाली जो क्लास हुई थी, पहले वाली जो क्लास हुई थी उसकी तुलना में आज की क्लास थोड़ी बहुत छोटी होगी, क्योंकि आज 4-5 जो हमारे एग्जाम्पल है वो करेंगे और उसके बाद में दो जो टॉपिक है उन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी कल वाला जो आपके टॉपिक समझ में नहीं आया तो पहले उसको जाकर आपको देख लेना है, उसको कंटेस्ट कर लेना है, नहीं तो आगे वाली क्लासें ये कंटिन्यू चलेगी। यदि पीछे वाली समझ में नहीं आई तो आगे वाली नहीं आएगी। इसलिए आप पहली बार इस क्लास पे आए हो तो पीछे वाली क्लास को देख के जरूर आना। और आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो कल हमने दो चीज पढ़ी थी, मैं आपको एक छोटी सी चीज ये सिखाने जाऊं तो ये है कि भाई इधर देखो, हम कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करें तो सर हमने कल पढ़ा था एक दिग अनुपात। ये चीज हमें आपको डिटेल से बताया था, कैसे आया था, वो सारी चीजें पीछे वाले वीडियो में बताई थी। एक है दिग अनुपात, एक होता है दिग कोसाइन। ये दो टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। दिग कोसाइन ये दो टॉपिक हमने पढ़ा। अब देखो, दिग अनुपात को मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो ए, बी और सी से निरूपित किया जाता है। और ये जो दिग कोसाइन होता है, इस दिग कोसाइन को हमने एल, एम और एन से निरूपित किया जाता है। इसको लिखा जाता है कोस एल्फा, कल बताया था। इसको लिखा जाता है कोस बीटा, ये लिखा था। और इसको लिखा जाता है कोस गामा। ये हमने कल ये चीज हमने सीखी थी। और यहाँ ए, बी और सी ये क्या है? ये है सर दिग अनुपात। और एल, एम, एन ये क्या है? दिग कोसाइन। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि एल निकालना है, एल का मतलब समझ आना, दिग कोसाइन, एल का सूत्र होता है ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सूत्र था। ठीक है, और एल एम का सूत्र हमारे पास में एक की जगह बी लिख दो, सेम सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कल बताया था। मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूं एक तरह। और उसके बाद एन का मान निकालना है तो ये हो जाएगा ए बी सी, सी का मान हो गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये रफ कार्य हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई हुई है। एल का फॉर्मूला ये, एम का फॉर्मूला ये और एन का फॉर्मूला ये। इधर वाले तो है दिग अनुपात, ये क्या है? दिग कोसाइन। तो दिग अनुपात और दिग कोसाइन के अंदर ये एक रिलेशन आ गया। और कोई भी आपके सामने वेक्टर दे दे, कल मैंने आपको एक एग्जांपल देकर भी समझाया था कि एक वेक्टर दे दे और उस वेक्टर के दिग अनुपात निकालो और दिग कोसाइन निकालो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा डायरेक्ट ही हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं दिग अनुपात और दिग कोसाइन पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये उदाहरण। उसके बाद एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को आप देखते रहना और लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, तो दो ही टॉपिक और बचे हैं। दो टॉपिक पढ़ने के बाद 10.2 कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे मान के चलना 10.2 के सारे क्वेश्चन हम करने योग्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक समझ में आ गया तो पहले बात तो ये जो उदाहरण नंबर 9 है इसको करते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या दे रखा है कि सदिश आपके पास में ये दे दिया। तो सदिश ए वेक्टर आपके सामने दिया है। सदिश ये है कि आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 2 के, ये आपके पास में एक वेक्टर दे दिया क्वेश्चन वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखो, वेक्टर सदिश ए वेक्टर के दिग अनुपात और दिग कोसाइन ज्ञात करना है। तो आपको कभी भी कोई सा भी वेक्टर आ जाए आपके सामने, जरूरी नहीं यही वेक्टर आए, कोई सा भी वेक्टर आ जाए। कल हमने एक उदाहरण लेकर भी समझा था। आपके सामने एक वेक्टर आ गया, उसका दिग अनुपात निकालो और दिग कोसाइन निकालो। यह निकालना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने यह है वेक्टर, और इस वेक्टर का निकालना है आपको दिग अनुपात। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो दिग अनुपात निकालना है। क्या निकालना है इसमें? दिग अनुपात। तो यहां लिखोगे आप दिग अनुपात। और दिग अनुपात कल मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि दिग अनुपात क्या होता है। दिग अनुपात होता है सर, इसके आगे वाला आई कैप के सामने जो लिखा उसको ए बोला था, जे कैप के सामने लिखा उसको बी बोला था, के कैप के सामने जो लिखा उसको क्या बोला जा। ये हमारे पास में चीज आई थी कि एक सदिश के दो घटक होते हैं, एक तो अदिश घटक और एक सदिश घटक। अदिश घटक को दिग अनुपात बोलते हैं। तो उसको आप कॉमा लगा के लिख दो। तो यहां तक ये चीज समझ में आई कि सर इसका जो है वो है हमारे पास में 1, और यहाँ पे भी कितना है 1, और यहाँ पे कितना है -2। तो ये इसका क्या आ गया? दिग अनुपात।
तो दिग अनुपात होता है इस सदिश के अदिश घटक, इस सदिश के अदिश घटक भी हमने कल सीखे थे। तो ये दिग अनुपात, इतना सा सीधा सिंपल काम करना है। यदि वो टॉपिक दिग अनुपात और दिग कोसाइन वाला आपके समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, तो ये आराम से कर दोगे आप। दिग अनुपात निकालना है तो ये लिख दिया दिग अनुपात। अब मैं बोलूं कि दिग कोसाइन बताओ, तो आप बोलोगे सर लो सर दिग कोसाइन, ये लिखा दिग कोसाइन। अब देखो दिग कोसाइन निकालने के लिए 3 फॉर्मूला याद है कि आपको निकालना है क्या, इधर देखो एल का मान निकालना है। लो सर एल का मान, एल बोलो चाहे आप या क्या बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप कोस एल्फा, तो ये हो गया कोस एल्फा। चाहे कोस एल्फा बोलो चाहे एल बोलो, तो मैं अब एल ही बोल रहा हूं, आप भी समझ आना कि एल ही बोलना है इसको। तो ये हो गया एल हमारे पास में। तो एल निकालने का फॉर्मूला ये था सर ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एक का मान, तो आप बोलोगे सर एक अपॉन में, ऊपर तो लिखा एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक का मान एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो बेसिक कैलकुलेशन है, ऊपर है 1 अपॉन में रूट एक का स्क्वायर एक, ठीक है यही लिख देता हूँ, 1 प्लस 1 और -2 का कितना हो गया, ये हो गया सर 4, 4 1 5 5 1 6, तो 1/√6 ये आया हमारे पास में एल का मान। अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि एम का मान बताओ, तो एम का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे बी, बाकी सेम कहानी लिखनी है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो बी का मान कितना है, बी का मान भी 1 है सर, तो ये लिखा 1/। अब यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चीज है ना वो छोटी सी दिखेगी आपको। तो यहाँ बार बार कैलकुलेशन क्या करना है, इसका परिमाण ही है, तो नीचे आप लिख सकते हो इसमें √6, तो ये इसका मान, ठीक है। उसके बाद में एल एम एन, एन का फॉर्मूला सर सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। सूत्र तो लिख ही देना भाई आप। उसके बाद सी का मान है -2, ये लिखा -2 अपॉन में क्या लिखूं √6, तो ये इसका दिग कोसाइन आ गया। तो आपके पास में मोटे मोटे तौर पे आपको इतना सा सीखना है कि सर यदि आपके पास में एक वेक्टर दे दें तो उस वेक्टर के दिग अनुपात निकालना आना चाहिए। दिग अनुपात निकाल दिया तो दिग अनुपात की सहायता से दिग कोसाइन निकाल देंगे, यह आपको निकालना आना जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल लिया कि ए वेक्टर है, कोई सा भी दे दे, कल हमने हमने क्वेश्चन किया था, ऐसा एग्जांपल लिया था, तो ये इसकी सहायता से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9, और आपके जो 10.2 है, 10.2 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन है, उसको भी हम करेंगे। तो आपको यदि ये उदाहरण और ये जो चीजें हैं मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये चीज समझ में आ गई, तो उसके बाद ये आगे वाली जो प्रश्नावली वो सबसे आसान होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक समझना होगा। देखो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक यह है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना। दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश आगे क्वेश्चन में बहुत काम है। दो ही है आपके पास, देखो मैं कहा दूं दो बिंदुओं को मिलाने वाला, इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में आपका आ जाएगा खंड सूत्र। तो दो टॉपिक बचे हुए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश और एक खंड सूत्र। तो इन दो टॉपिक को समझना है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आराम से टेंशन मत लो, देखते रहो केवल और केवल। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश है, तो हम पहले बात तो 3D की बात कर लेते हैं। यह है कि सर आप एक काम करते हैं, कल जो हमने किया था वैसा एक्स अक्ष बना लिया, वाई अक्ष बना लिया, और ये बाहर की ओर होता है तो इधर बनाएंगे हम ये जेड एक्स, ठीक है। तो ये तो मैं लिख दूं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये हो गया आपके पास में जेड एक्स। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अब आपको ये पता है कि जो दोनों बिंदु होगा, ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना, जो दो बिंदुओं का, मान लो एक बिंदु तो यहाँ हवा में होगा ना, वो बिंदु कल हमने डिटेल से चर्चा की थी। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। यहाँ मान लो कि ये बिंदु यहाँ है, बाहर हवा में, ऊपर की ओर देखना, कल्पना करना, ऊपर की ओर होगा तो एक बिंदु तो यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, तो वो जो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश होगा वो कैसा होगा, इसको बताना है आपको। तो मान लेता हूं कि एक बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु मान लिया मैंने P, और P के निर्देशांक मैं लिख देता हूं x1, y1, z1, ये हो गया। ये बिंदु यहाँ नहीं है, ये बिंदु बाहर की ओर है, ये चीज तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ दूसरा बिंदु Q ले लेता हूं, मान लेता हूं ये Q, तो Q बिंदु यहाँ है बाहर की ओर, तो इस Q बिंदु के निर्देशांक भी मैं लिख लेता हूं x2, यहाँ x1 दे दिया तो यहाँ x2 दे दो, x2, y2, z2,
x2, यहां तक मेरे समझ में आया। अब इन दो बिंदुओं को मिलाना है आपको। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है, यही टॉपिक का नाम है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है। तो मैं आपसे बोलूं कि दोनों बिंदुओं को मिला, तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाया, इधर देखो, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ठीक है, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हो गया। इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को मिला दिया। तो अब ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात करूं सर? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा के कॉन्सेप्ट बताऊं, उसको थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि शुरुआत वाली क्लास में दो बिंदुओं को यानी कि दो सदिशों का योगफल करने के लिए मैंने आपको बताया भी था, एक त्रिभुज नियम होता है, एक समांतर चतुर्भुज नियम होता है। तो उस त्रिभुज नियम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करने, ज्यादा काम में नहीं आएगा। यहाँ देखो, यदि आपके पास में कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है और यहां तक गया, इस बिंदु तक, तो ये ऐसे गया और फिर इस बिंदु से यहां बिंदु पर पहुंचा, तो ये ऐसे गया। तो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी। इस त्रिभुज नियम को ध्यान में रखना है, तो इसको बोला जाता है त्रिभुज नियम, ठीक है, त्रिभुज नियम। मैं सारा चीजें आपको समझाते समझाते जाऊंगा, तो आप थोड़ा बहुत इसको समझने की पूरी कोशिश करना। तो ये त्रिभुज नियम ये बोलता है कि यदि, साधारण भाषा में समझाऊंगा, ये बिंदु है और इस बिंदु तक गया और फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक गया, तो मैं बोलूं कि ए से सी तक पहुंचने के लिए कैसे गया? तो आप बोलोगे सर पहले ए बी गया, ये गया ए बी वेक्टर, फिर गया मैंने बी से सी, तो ये हुआ बी सी वेक्टर। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को जाना सी तक है, कहां तक जाना है? सी तक। तो ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, तो एक काम करो सर, ए से सी तक डायरेक्ट ही जाओ नहीं इधर। तो मैं आपसे बोलूंगी ए से बी गया प्लस बी से सी गया, तो गया तू कहां पे? सीधा ए सी तक पहुंचा। तो इसको बोला जाता है त्रिभुज नियम, ये होता है त्रिभुज नियम। वापस सुनो कि यहाँ त्रिभुज नियम, ये त्रिभुज बना नहीं बना, तो यहाँ ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो इतना कौन करेगा सर? ए से डायरेक्ट सी तक जाओ, तो यहां से यहां से यहां, इन दोनों को योग करूंगा तो मैं ए से बी तक ही पहुंचूंगा, ए से सी तक ही पहुंचूंगा। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस बराबर होता है किसके? ए सी के बराबर, ठीक है। तो ये त्रिभुज नियम आपके, ये चीज समझ में आई होगी बात, और फिर इसको हम डिटेल से सीखेंगे। अभी देखो काम में आएगा। तो अब देखो, मैं आपसे बोलूं कि यदि हम इस कोई भी बिंदु है उसकी स्थिति सदिश, तो सर हम निकाल लेंगे। कैसे? इस बिंदु से इसको जोड़ा तो ये इस बिंदु की स्थिति सदिश हो जाएगी, ठीक है। इस बिंदु से इसको जोड़ा तो ये इसकी क्या हो गई? स्थिति सदिश, ठीक है। अब यहां जो बिंदु है वो कौन है? यहां बिंदु है सर ओ, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि ओपी वेक्टर बताना, तो सारे बच्चे बता देंगे सर ओपी वेक्टर हो जाएगा, इस बिंदु पर गया तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस में y1 j कैप प्लस में z1 k कैप, ये इसकी स्थिति सदिश हो गई, इस बिंदु की स्थिति हो गई। उसके बाद मैं बोलूं कि OQ निकालना, तो ये हो जाएगा OQ वेक्टर क्या आ जाएगा? ये OQ वेक्टर आ जाएगा सर x2 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में Z2 क्या हो जाएगा? के कैप। ये है इसके स्थिति सदिश। O से P, तो यहां से मोटे मोटे तौर पे हम देखें, तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो यहां से यहां तक गया, ऐसे गया, फिर इस बिंदु से यहां तक गया, तो मैं आपसे बोलूंगी O से Q डायरेक्ट ही ले लो, तो ये दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है। तो O से P तक गया, P से Q तक गया, तो डायरेक्ट ये हो गया। तो OP, ध्यान से देखो, आप लिखोगे त्रिभुज नियम से, तो यहां लिखोगे सदिशों के योग त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से सदिशों का जो योगफल है वो एक त्रिभुज नियम है। इस त्रिभुज नियम से क्या किया कि भाई तू O से P गया, ठीक है सर, OP वेक्टर प्लस फिर कहां गया? P से Q वेक्टर गया, तो यहां आया PQ वेक्टर, और इक्वल आएगा किसके? OQ वेक्टर, तो ये आ जाएगा OQ वेक्टर। ये चीज समझने वाली है मेन सबसे। यहां देखो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल में क्या आया? OQ वेक्टर, ठीक है। तो यहां से पहले O से P गया, P से Q गया, तो इन दोनों को जोड़ूं तो जाएगा O से Q तक ही डायरेक्ट, ऐसा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये है, तो हमें निकालना है PQ वेक्टर, क्योंकि देखो ये है PQ वेक्टर, दो बिंदु है, एक बिंदु P है एक बिंदु Q है, तो P को Q से मिलाने वाली
ये मिलाने वाली जो सदिश है वही तो हमें चाहिए, वही तो है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदु इनको मिलाने वाला सदिश। तो पी क्यू वेक्टर निकालो यहाँ से, ये आ जाएगा पी क्यू वेक्टर इक्वल में क्या आ जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ये उठ के इधर आएगा तो ओपी वेक्टर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं तो इसका मतलब ये बहुत काम की चीज है। ये देखो, तो कभी भी आपको देखो P से Q तक निकालना है, P और Q, तो P से Q की तरफ जा रहे हो तो Q में से P को घटाना है। देखो यहाँ Q में से P को घटाया, ठीक है, समझ में आई। तो यहां से आप P से Q जा रहे हो तो Q में से P को घटाना है, Q में से P को घटाना है, इस बात को दिमाग में बिठाना है। अब यहां से देखो हम डेरिवेशन इसका कर ही लेते हैं। तो ये है कि OP वेक्टर चाहिए हमें, तो ये आया PQ वेक्टर, ये आया PQ वेक्टर इक्वल, मैं बोलूं कि OQ वेक्टर तो आप बोलो सर OQ वेक्टर ये रहा, ये हो गया x2 i कैप प्लस में, ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा तो आगे फॉर्मूला तो हम निकालेंगे, उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो और समझने की कोशिश करना है, समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, समझा रहा हूं तो समझने की पूरी कोशिश करनी है, समझ नहीं है आपको। तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इसमें से ये तो आ गया OQ वेक्टर, माइनस करना है PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर ये रहा, तो PQ वेक्टर ये है, तो PQ वेक्टर हमारे पास में ये है x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस में z, x2 नहीं आएगा भैया, यहां आ जाएगा y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये चीज समझ में है, ठीक है। अब यहां से अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यदि इसमें से इसको घटाना है तो देखो मैं पूरा ही कर दूं तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में z2 k कैप, इसमें से घटाना है किसको, इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। अब शांति से इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो देखो ये घटा, तो मैं आपसे बोलूं कि क्या ऐसा हुआ x2 माइनस x1 और i कैप, शांति से घटा के देख लेना। उसके बाद में ये हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा j कैप, ठीक है, और फिर आएगा प्लस, यहाँ आएगा z2 माइनस z2 माइनस z1 और ये आ जाएगा k कैप। ये लास्ट एंड फाइनल फुल आंसर आया कि ये आया सर हमारे पास में PQ वेक्टर, क्योंकि दो बिंदुओं को P और Q को मिलाने वाला सदिश P, और ये बिंदु P है ये Q है, P और Q को मिलाने वाला सदिश ये आएगा। आप उसके निर्देशांकों को घटा, निर्देशांक क्या, उसके जो i कैप के सामने वाले उनको घटाना है, इनको घटाना है, इनको घटाना है, आगे लिखना है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ आप PQ वेक्टर निकाला और कोई ऐसे QP वेक्टर निकालना है तो इसको उल्टा कर देना बस, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूले का कार्य करेगा। यहां तक समझ में आने की कोशिश, समझने की पूरी कोशिश करनी है, इसको थोड़ा शांति से आप दिमाग के अंदर बिठाओ, और नहीं भी है तो अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे समझ में आए। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ये होता है, डायरेक्ट मैं समझाऊं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ये होता है कि P से Q की जा रहा है तो इनको घटा लें, और यदि Q से P की ओर जा रहा है तो इनको घटाना है, उल्टा यदि P से Q घटाना है तो Q में से P को घटाना है, और Q से P जा रहा है तो P में से Q घटाना है, ठीक है। यहां तक समझ में आई होगी बात। तो ये है दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश। फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन करके बता दिया कि ये फॉर्मूला ऐसे निकला, और नहीं समझ में आया तो अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9, साथ साथ में जो टॉपिक दे रखे हैं उनके मैं उदाहरण भी साथ साथ आपको कराता जाऊंगा, और ध्यान से देखना है। अब ये चीज है कि दो बिंदु है P और Q को मिलाने वाला, इसको मिलाने वाला दो बिंदु है उसको मिलाने। अब की बार देखो निर्देशांक दे रखा है, पीछे वाले में हमने x1 x2 y1 y2 z1 z2 लिया था, अब की बार बिंदु भी दे दिया, बढ़िया काम किया। मिलाने वाला एवं देखो P से Q की तरफ, देखो किस तरफ बोला इसने, P से Q की तरफ देना है, P से Q की तरफ जाना है, तो इसका मतलब Q में से P घटाना है। अब की बार
तो मिलाने वाला दिश का मतलब उस दिशा में सदिश ज्ञात करना है। तो अब देखो शांति से, आपके पास में सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर ओपी वेक्टर, इधर देखना, स्थिति सदिश ओ से ही मापा जाता है। आपके पास में बिंदु है पी, पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 0 के कैप। ठीक है, लिखो या आप लिख दो बस। और उसके बाद में ओ बिंदु क्यू है, बिंदु क्यू की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। अब ओ क्यू वेक्टर आ गया आपके पास में माइनस का आई कैप, माइनस का 1 आई कैप। ठीक है, और यहाँ -1 लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट ही आप माइनस आई कैप लिख सकते हो। उसके बाद में माइनस, ये -2 क्या लिखें, 2 लिख दिया सर जे कैप। उसके बाद में माइनस में 4 के कैप। ये 2 सदिश प्राप्त हो गया। अब आपको इनको घटाना है। अब आप निकालोगे क्या, अब निकालोगे पी क्यू वेक्टर, यानी कि आपको पी और क्यू को मिलाने वाला, तो आप निकालोगे पी क्यू वेक्टर। ये निकाला पी क्यू है। अब पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, पी क्यू वेक्टर निकलेगा सर ओ क्यू वेक्टर में से आप घटाओ ओ पी वेक्टर, इसको घटा देना। तो ओ पी वेक्टर कौन है, ये वाला, माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप और माइनस में 4 के कैप। इसमें से घटाना है किसको, इधर वाला ओपी वेक्टर, 2 आई कैप, 2 आई कैप प्लस में है 3 जे कैप, ये लिखा प्लस में 3 जे कैप प्लस में 0 के कैप। अब शांतिपूर्ण तरीके से घटा लेते हैं। अब देखो क्या, माइनस का आई कैप और -2 आई कैप, बेसिक कैलकुलेशन करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस में 3 आई कैप, -2 जे कैप और माइनस में 3 जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस में 5 जे कैप। ठीक है, माइनस में 4 और इधर माइनस कुछ करो तो ये हो जाएगा माइनस में 4 जे कैप। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर आपके सामने, ये पी क्यू वेक्टर, यस। ठीक है, अब देखो आगे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे काम क्या आएगा कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश बताना है। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश है ना, इतनी रामायण नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, मैं शॉर्ट रास्ता बताऊं, क्योंकि कई जगह हम शॉर्ट रास्ता भी अपनाएंगे। अब देखो ये बिंदु है पी, इधर शांति से ढूंढो, पी के निर्देशांक क्या है, पी के निर्देशांक है सर 2, 3, 0। उसके बाद क्यू के निर्देशांक, ये शॉर्ट रास्ता बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट आगे वाले क्वेश्चनों में हम लागू करेंगे। बाकी तरीका ये है, ऐसा करना है एग्जाम में, और बाकी डायरेक्ट तरीका इधर देखो, तो 2 इधर है -1, -2, -4, ये है हमारे पास में। अब आपको कौन सा निकालना है, अब शांति से सुनो। अब निकालना है सर मेरे को पी क्यू वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पी क्यू वेक्टर। अब देखो क्यू में से, पी से क्यू की तरफ जा रहा है, पी से क्यू की तरफ जा रहा है, तो क्यू में से पी घटाना है। क्यू में से क्या करना है, पी घटाना है। तो यहाँ इसमें से इसको घटा, तो -1 में से 2 घटाएगा तो -3 बचेगा, नहीं बचेगा। तो इनको घटाया तो ये -1 -2, आगे लगाना है आई कैप, दिशा 7 देनी है। ठीक है, अब इनको घटाना है तो प्लस इसको घटाना है, -2 में से -3 घटाया, यहां लिखूंगा मैं जे कैप। ठीक है, ये आ गया आपके पास में क्या, जे कैप। उसके बाद में प्लस इसको इसमें से घटाना है तो -4 -0 और ये हो गया आपके पास में के कैप। ठीक है, अब देखो पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, ये -1 और -2 कितना हो गया सर, -3 आई कैप, ये लिखा -3 आई कैप। ठीक है, उसके बाद में -5 जे कैप, उसके बाद में -4 के कैप। तो मैं आपसे पूछूं, ये बात तो एक ही, तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और यहां मान लो आपको पूछ ले कि नहीं मेरे को तो क्यूपी वेक्टर बता, क्या बताना है, क्यूपी। तो अब की बार पी में से क्यू घटाना है, तो पी में से क्यू घटाएगा, इसमें से ये घटाएगा तो 3 आ जाएगा। क्यों, 2 में से -1 घटाएगा तो 3 आई कैप हो जाएगा, 3 में से इसको घटाएगा तो प्लस में 5 जे कैप हो जाएगा, और 0 में से इसको घटाएगा तो प्लस में 4 के कैप हो जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला, ये जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, वो ऐसे ज्ञात किया, ऐसे करो तो भी ठीक है, और डायरेक्ट कर लो। तो यदि आपको ओपी वेक्टर चाहिए, पी क्यू वेक्टर चाहिए तो क्यू में से पी घटाओ, और यहाँ क्यूपी वेक्टर चाहिए तो पी में से क्यू घटाओ, ऐसे करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इधर वाले को तरफ है। अब चलते हैं, हम एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम पढ़ के खंड सूत्र, उसके बाद में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नया टॉपिक नहीं होगा फिर। बढ़िया। अब देखो आगे वाला, ये उदाहरण नंबर 10 हो गया। उदाहरण नंबर 11 और 12 दो ही बचे हुए। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है खंड सूत्र। उस खंड सूत्र को हम पढ़ लेते हैं। ये देखो भाई खंड सूत्र। अब खंड सूत्र होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, खंड सूत्र। आपने ये चीज, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला याद करेंगे और फॉर्मूले से काम चलाएंगे और हो जाएगा। और ये फॉर्मूले हमने खंड सूत्र, आपने याद हो तो 10वीं क्लास 10th क्लास का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ा था। अब देखो आपके पास में एक रेखा है, ये रेखा, यहां मैं मान लू कि कोई भी बिंदु है, और आपने 10वीं क्लास क्या 11वीं क्लास में भी पढ़ा था 3D
त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर, त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर पढ़ा था, इस बिंदु के निर्देशांक कुछ भी हो, ये लिखा, इस बिंदु के निर्देशांक क्यू, इसके भी कुछ कुछ हो, और यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित, खंड का मतलब बांटना, भाग करना, खंड सूत्र बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलो इसको, खंड सूत्र बोलो चाहे विभाजन सूत्र बोलो, तो यह सदिश में भी काम आएगा। तो वहाँ यहाँ हम सदिश काम में लेंगे, देखना आराम से, आपके पीछे वाली समझ में आ रखी है 11th क्लास 10th क्लास की बात। तो ये हो गया, तो इसका फॉर्मूला याद है 10th क्लास में, इसको विभाजन सूत्र बोलो चाहे खंड सूत्र बोलो, बात एक ही है। विभाजन का मतलब भी बांटना, खंड का मतलब भी बांटना। विभाजन सूत्र क्या है, देखो यहाँ लिखा है m1, m1 को किससे गुणा करते थे, m1 x2, याद आया सर, प्लस निशान लगाते थे। फिर m2 को किससे गुणा करते थे, इससे गुणा करते थे m2 x1, अपॉन में क्या लगाते थे, m1 प्लस m2, मैं याद दिला रहा हूं वापस, फिर कोमा, इस m1 को y2 से गुणा करते थे, m1 y2 प्लस m2 को y1 से, तो ये हो गया m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास में 10th क्लास में। और यदि zx है तो यहाँ zx वाला भी ले लेंगे। तो आपको सीधा सिंपल क्या याद रखना है, इधर देखो, ये चीज ध्यान में और दिमाग में रखनी है। कौन सी चीज रखनी है आपके दिमाग में, इधर देखो, चलो सदिश से ही बता देता हूं मैं। सदिश से कैसे हैं कि इधर ये आपके पास में x अक्ष है, ये आपके पास में y अक्ष है, और ये आपके पास में z अक्ष है, ठीक है। ये तो है x अक्ष, ये है y अक्ष, और ये है आपके पास में z अक्ष, ठीक है, z अक्ष। अब दो बिंदु है, दो बिंदु मान लेता हूं, यहां पे आपके पास में कोई भी बिंदु है P, और यहां मान लेता हूं Q, ये बिंदु मान लिया Q। तो P से Q को मिलाने वाली एक रेखा है, तो ये हो गई आपके पास में P से Q तक मिलाने वाली, ठीक है। अब इसको कोई बिंदु है बीच में R, बीच में क्या है R, तो यहां मैं लिख देता हूं ये है सर P और ये है Q, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगी ये बिंदु कौन सा है, आप बोलोगे O, तो O से P तक मिलाने वाली स्थिति सदिश, ये तो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये हो गया यहां तक, ठीक है, और इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गया। अब मान लो इनके बीच में कोई बिंदु है R, इसके बीच में कोई बिंदु ले लिया R, तो ये जो R है वो इस रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, इन जनरल हमने मान लिया इस बात को, ठीक है। ये m1 अनुपात m2, तो इस बिंदु के निर्देशांक बताना है। अब की बार निर्देशांक नहीं बताना है भाई, क्या बताना है, अब की बार बताना है कि ये R बिंदु है, इसकी स्थिति सदिश बतानी है, ये है स्थिति सदिश, ठीक है। तो ये स्थिति सदिश बतानी है आपको, ये जो R बिंदु है ना, इसकी स्थिति सदिश बतानी है आपको। तो ये चीज है, मैं आपसे बोलूंगी ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये O Q वेक्टर है, और ये क्या है, ये है सर OR वेक्टर, और ये क्या है, ये है सर OP वेक्टर। तो मैं इन जनरल आपसे पूछूं तो OR वेक्टर बताना है। तो OR वेक्टर देखो, दो विभाजन होता है, एक तो अंत विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। अब बाह्य विभाजन के लिए आपको एक चिन्ह का ध्यान रखना है, माइनस लगा देना, बाकी सेम ही है सूत्र। तो एक तो होता है अंत विभाजन, अंत विभाजन का जो सूत्र होता है, एक तो होता है अंत विभाजन, अंत विभाजन। अब देखो अंत विभाजन का जो फॉर्मूला है, हम 10th क्लास में क्या करते थे, 10th क्लास में इस बिंदु के R के निर्देशांक ज्ञात करने। अब R के निर्देशांक नहीं, R की स्थिति सदिश बतानी है आपको, कि ये जो स्थिति सदिश बताओ जो इस रेखा को इस अनुपात में विभाजित करा है। तो आप सीधा सिंपल क्या करते हैं कि m1 को गुणा कर दो इससे, और ये क्या है Q से, Q नहीं Q वेक्टर से गुणा करो, O Q वेक्टर से। तो यहाँ आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा कि OR वेक्टर, ये OR वेक्टर ज्ञात करने का, अंत विभाजित करने का जो इस बिंदु का निर्देशांक है, OR वेक्टर क्या आ जाएगा, ये OR वेक्टर ज्ञात करना है। m1 ये लिखा सर m1, इसको गुणा करना है किससे, Q से, Q नहीं पूरा वेक्टर लेना है, तो ये हो जाएगा OQ वेक्टर से। किससे गुणा करोगे, OQ वेक्टर से, इससे गुणा करोगे। फिर प्लस m2 को किससे गुणा करोगे, m2 को करोगे सर OP से, तो ये हो जाएगा OP वेक्टर से। और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है m1 प्लस m2, ये इसका फॉर्मूला, इतना सा ध्यान रखना है। ये अंत विभाजन के लिए है। और 2 नंबर पे यदि आपको बाह्य विभाजन पूछे, बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन के लिए भी सीधा सिंपल काम करना है, आपको निकालना है OR वेक्टर। तो उसके लिए सेम इसको m1 OQ वेक्टर माइनस m2
ओपी वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, ये दो फॉर्मूले याद करना, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले को दिमाग के अंदर आपको कंठस्थ दिमाग में बिठा लेना। ऊपर वाला फॉर्मूला ये है, अभी क्वेश्चन पे लागू करेंगे तो समझ में आ जाएगा, 2-3 बार करेंगे तो हम ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले दिमाग में बिठाना है। अब हम चलते हैं, इस पर आधारित हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि सर ये जो है आपको क्या करना है, m1 को गुणा कर देना q से, q नहीं करना है, q वेक्टर से करना है पूरा स्थिति सदिश। उसके बाद m2 और इसको करना है p से, p से नहीं करना है, इस पूरे स्थिति ये जो सदिश है इससे करना है, क्योंकि सदिशों में चल रहा है पूरा का पूरा मामला। अब हम इस पर आधारित हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमारा खंड सूत्र कंप्लीट होता है। ये लो भाई, उदाहरण नंबर कौन सा है, 11। उदाहरण नंबर 11 के ऊपर हम आते हैं। उदाहरण नंबर 11 ये है कि दो बिंदु P और Q लीजिए, दो बिंदु लेना है P और Q, ठीक है। पीछे वाला जो लिया वैसा का वैसा लेना है। दो बिंदु ले लिया P और Q, जिसके स्थिति सदिश, अब की बार स्थिति सदिश दे रखा है इसने, कहीं निकालने की जरूरत नहीं है। स्थिति सदिश OP तो ये दे दिया और OQ ये दे दिया। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अंत्य विभाजन भी करना है, बाह्य विभाजन भी करना है। तो यहां से आप इसका हल निकालते हैं। तो पहले का जो आंसर आएगा वो सबसे पहले अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन के लिए आपको निकालना क्या, PQ को मिलाने वाला, यानी कि आपके पास में ऐसा सदिश R का स्थिति सदिश। R का स्थिति सदिश क्या होता है, OR वेक्टर। OR वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है सर m1 को गुणा करना है किससे, और m1 को गुणा करना है इधर वाले से, वापस आपको फॉर्मूला m1 से m1 को गुणा करने हैं OQ वेक्टर से, तो ये लिखा सर OQ वेक्टर, और फिर प्लस m2 को गुणा करना है किससे, OP वेक्टर से, OP वेक्टर से, अपॉन में है आपके पास में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगाना है, सीधा आंसर निकालना है। अब सेम देखो इधर मैं और कर दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। दूसरा पार्ट इधर कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ये है कि बाह्य विभाजन करना है। क्या करना है, बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन के अंदर आपको वही निकालना है OR वेक्टर स्थिति सदिश। m1 गुणा करना है किससे, इससे ही गुणा करना है OQ वेक्टर। अब की बार लगा देना माइनस m2 OP वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला, ठीक है। दोनों जगह फॉर्मूला, यहाँ माइनस का फर्क है, बस बाह्य विभाजन में ये है, ये प्लस लगाना है। अब यहाँ देखो m1, बताओ m1 का मान क्या है, m1 m2 यही है 2 और 1, तो m1 का मान है 2, तो ये लिखा 2। अब बताऊं मैं OQ वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, देखो OQ वेक्टर कौन है, A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, ठीक है, बीच में है प्लस का निशान लगा दिया। m2 कौन है, 1 है सर। OP वेक्टर ये रहा 3 A वेक्टर माइनस में 2 B वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में है 2 प्लस 1, ये लिखा 2 प्लस 1। यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा 2, अंदर गुणा कर दो बस, कोई चारा नहीं है, तो अंदर गुणा किया तो ये आएगा 2 A वेक्टर प्लस में 2 B वेक्टर, और अंदर गुणा किया तो 3 A वेक्टर माइनस में 2 B वेक्टर, और अपॉन में लिख दिया हमने कितना 3, ये हो गया 3, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर साइड में कर लेते हैं ताकि हमारी जगह बच जाए। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जगह बना रहे हैं बस। अब देखो ये इधर कर रहा हूं, ये इधर है कि 2 A वेक्टर और 3 A वेक्टर, कितना हो गया 5 A वेक्टर, तो ये लिखा सर 5 A वेक्टर। और इधर देखो 2 B वेक्टर कट गया, ये तो बस 0, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है सर 3, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको आप थोड़ा सा और लिखो तो ये हो जाएगा 5/3 और A वेक्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सेम इधर लगा लेते हैं, तो सेम इधर लगाओगे तो यही बात लिखनी है, यहां कर रहा हूं मैं।
ये देखो m1 को गुणा करना है, m1 कौन है 2, ये लिखा 2। OQ वेक्टर ये रहा आपके पास में OQ वेक्टर, a वेक्टर प्लस में b वेक्टर माइनस m2 कौन है 1, अब की बार माइनस है। OQ वेक्टर कौन है ये रहा 3a वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस कितना है 2b वेक्टर, तो ये लिखा 2b वेक्टर, 2b वेक्टर, और अपॉन में आपके पास में है 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना, ये माइनस में 1। अब कर लो कैलकुलेशन, ये इसको अंदर गुणा करोगे तो a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर माइनस में 3a वेक्टर, और फिर माइनस माइनस हो गया प्लस में 2b वेक्टर, अपॉन में कितना आ जाएगा 1। नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल देखो आंसर 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर क्या हो गया माइनस में a वेक्टर, ये लिखा माइनस में a वेक्टर, ठीक है। और 2a वेक्टर और 2b वेक्टर कितना हो गया 4b वेक्टर, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों चीज समझ में, बस फॉर्मूले का ही अंतर है, फॉर्मूला याद होगा तो आपको वैसे याद करना है, m1 को गुणा करना है आगे वाले से, आगे वाले का स्थिति सदिश, ठीक है। अब हम चलते हैं एक हमारा जो 12वां उदाहरण, ये आज की क्लास का लास्ट उदाहरण लेते हैं, और इस क्वेश्चन जब जैसे ही 12वां उदाहरण होगा तो कंप्लीट हो जाएगा सारा, ठीक है। फिर हम 10.2 करने योग्य हो जाएंगे, 10.2 पूरी की पूरी करेंगे। साहिल सर देखो भाई, उदाहरण नंबर 12 पे आते हैं हम। तो उदाहरण नंबर 12 क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी, एक का वेक्टर दे रखा है, ये भी बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष कैसे पता करेंगे कि ये इसने ऐसा दिया है कि भाई तू मेरे को एक चीज बता कि यदि ये कोई वेक्टर, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लेता हूं कि ये है आपके पास में ए, बी और ये हो गया सी, कैसे ही मानो ए बी सी, हमें पता नहीं कि कौन सा बिंदु इसका समकोण होगा। अब बताने कि ये जो बिंदु है, यहाँ आप में बताओ कि ये जो बिंदु दे रखे हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है क्या। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ए सी वेक्टर निकालो, ये निकाला ए सी वेक्टर, चाहे आप सी ए वेक्टर निकालो, बात है कि फिर उसका ले लो परिमाण, और ए बी वेक्टर निकालो, ये निकाला ए बी वेक्टर, फिर ले लो उसका परिमाण, फिर निकालो आप बी सी वेक्टर, ये लिखा बी सी वेक्टर, उसका ले लो परिमाण। अब मैं आपसे बोलूंगी यदि दोनों भुजाओं ये और ये लंब और आधार दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो ये एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, ये हमें पता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो एक समकोण त्रिभुज है। तो वही काम हम करेंगे कि आप इसका परिमाण निकालना है। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, ए और बी वेक्टर। अब मैं बोलूंगी ए बी वेक्टर अभी निकाला था, दो बिंदुओं को मिलाने वाला काम आया, यहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे, इधर देखो। अब यहां से सबसे पहले मैं निकालता हूं ए बी वेक्टर, क्या निकाल लेता हूं ए बी वेक्टर, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी ए और बी, इधर वाला निकालो चाहे इधर वाला, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर निकालूंगा तो ए और बी में से ए घटाना है, ध्यान से देखना। तो बी वेक्टर कौन है, बी वेक्टर है सर आई कैप, ये लिखा आई कैप, माइनस में 3 जे कैप और माइनस में 5 के कैप। अब इसमें से घटाना है किसको, बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन है, ये बी, तो एक को घटाना है तो यह आ गया 2 आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप। ये काम हमने कर लिया। अब तो इसको घटाया तो क्या आया, ये देखो इसमें से बस दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश ज्ञात करने सबसे आसान तरीका, आगे वाले से पीछे वाला घटा दो। ए से बी जा रहे हो, बी में से ए घटा दो, और बी ए निकाले हो तो ए में से बी घटाना है, ठीक है, उल्टा होता है। अब यहाँ दोनों में से देखो आई में से ये गया तो कितना बचेगा, माइनस में आई वेक्टर, ठीक है। बेसिक -3 जे कैप और माइनस और माइनस प्लस 2 जे कैप,
तो ये हो जाएगा माइनस में 2 जे कैप, और माइनस में 5 के कैप, और माइनस में ये हो गया माइनस में 6 के कैप। ठीक है, अब यहाँ ये क्या आया ए बी। अब इसके साथ साथ परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो परिमाण निकालना हम जानते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, पहले वाली क्लास में सीखा था, प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर, ओवरऑल क्या लोगे इसका रूट। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ये लिखा 1 प्लस 4 प्लस 37, 36 और 4 और 1 कितना हो गया 41, तो आंसर आया 41, रूट 41। ठीक है, ये आया रूट 41। ठीक है, अब वैसा का वैसा ए बी वेक्टर निकाल दिया, उसका परिमाण निकाल दिया, ए बी वेक्टर निकाल दिया। अब निकालो ए सी वेक्टर, तो ये निकाला ए सी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर क्या है, सी में से ए घटाना है, तो यहाँ सी कौन है, सी है उधर सर, ये हो गया 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 4 के कैप, इसमें से घटाना है किसको, ए। देखो ए सी जा रहे हो तो सी में से ए घटाओ, तो ए है ये 2 आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप। घटा के देखना कितना आएगा, 3 आई कैप में से 2 आई कैप जाएगा तो ये बचेगा 1 आई कैप, माइनस 4 जे कैप, और माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, ध्यान रखना माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 4 और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे वापस समझो आपको, ये तो है माइनस में 4 जे कैप। ठीक है, माइनस में 4 जे कैप और माइनस क्या हो गया प्लस में जे कैप। अब बताओ क्या आया, माइनस में 3 जे कैप, तो यहाँ आएगा माइनस में 3 जे कैप। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। अब आगे वाली कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो माइनस में 4 के कैप और ये माइनस में कितना हो गया, माइनस में 5 के कैप। अब इसका निकाल लेते हैं परिमाण। अब परिमाण निकालेंगे तो ये आ जाएगा एस सी वेक्टर, ये एस सी वेक्टर, इसका निकालते हैं परिमाण। परिमाण निकालने का सूत्र आपके पास में 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में है माइनस 5 का स्क्वायर। अब कर लो बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का कितना हो गया 9, और 5 का कितना हो गया 25, और 25 और 9 34 कितना हो गया 25 और 9 कितना हो गया 25 और 9 होते हैं 34, 34 रे कितना होता है 35, ये आ गया रूट 35, ये चीज। ठीक है, अब एक और लास्ट बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है कि बीसी निकालो सर। क्या निकालते हैं, बीसी। तो इसको तो कर रहे हैं हम रफ, और फिर हम करते हैं बीसी। तो बीसी वेक्टर निकाल लेते हैं। अब देखो बीसी वेक्टर, तो यहाँ इधर आ गया कि सर बी सी वेक्टर निकालना है, तो सी में से देखो बी और सी, तो सी में से बी घटाना है, तो सी वेक्टर आपके पास में ये रहा 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप और माइनस में 4 के कैप। आप इसको घर पे बैठ के खुद ही ट्राई किया करो। उसके बाद माइनस कर देते हैं किसको, बी को। बी वेक्टर है आपके पास में आई कैप और माइनस में 3 जे कैप, ये लिखा माइनस में 3 जे कैप और माइनस में लिखा 5 के कैप। ठीक है, ये 5। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां से आप लिखोगे कि सर बीसी वेक्टर हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया 3 में से 1 जाएगा तो ये जाएगा हमारे पास में 2 आई कैप। ठीक है, माइनस 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस, देखो माइनस में तो 4 जे कैप है और माइनस क्या हो गया प्लस में 3 जे कैप, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस में जे कैप, ये लिखा माइनस में जे। माइनस 4 और माइनस माइनस, देखो माइनस में 4 के कैप है। ठीक है, माइनस में 4 के कैप है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कितना हो गया प्लस में 5 के कैप, तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस में के कैप, तो ये आ गया प्लस में के कैप। अब इसका निकाल लेते हैं परिमाण और हमारा काम बन जाएगा। अब निकालो इसका परिमाण। अब ये हो गया कि सर बीसी वेक्टर का परिमाण, बीसी वेक्टर का परिमाण हो जाएगा कि इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया देखना एक बार के लिए। तो ये आ गया सर 2 का स्क्वायर 4, 4 1, ये हो गया 1, ये हो गया, कितना आया 4 1 5, 5 1 6। अब देखो कोई सी भी 2 भुजा का वर्ग और उनको जोड़ो तो क्या तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, देख लो। देखो 35 का स्क्वायर है, आप खुद करो कि 35, ये 35 है, रूट 35, ये आया रूट 35 का स्क्वायर और प्लस रूट 6 का स्क्वायर, कितना आया 35 का 35 हो गया, रूट 6 का 6 हो गया, 6 और 35 कितना होता है 41, हो ये 41 उसके बराबर आया नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब लास्ट बात ये लिखनी है, तो सबसे पहले आप ये बात मेंशन जरूर कर देना कि सर ये जो है ये लिखा हुआ है कि बीसी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर प्लस में क्या है, ये है हमारे पास में एस सी वेक्टर, एस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर
बराबर आ रहा है किसके, ये आ रहा है सर ए बी वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर। तो आप लिखोगे अतः ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, हमने ये जांच यहां तक इसको कंप्लीट करना। तो ये आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। और आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें आपको करना है क्या है, मैं आपको पहले ही बता दूं। उसमें करना है कि 10.2, यदि आपके पास में बुक है तो देख लेना, 10.2 के सारे मतलब सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। और नहीं आएगा तो फिर मैं तो कराऊंगा यहाँ पे, मेरी जो क्लास आएगी कल, कल क्लास आएगी उसमें 10.2 सारी करवा दूंगा कंप्लीट। तो 10.2 आप पहले से ही निकाल लेना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर चिन्ह लगा लेना कि ये नहीं आ रहा, ये आज हमको देखना है। और बाकी आपको क्लास कैसे लगी वो आपको बताना है। और इस क्लास से हमारा ये फायदा हुआ कि 10.2 करने योग्य हो गया। 10.2 आप करके ही लेके आना है, रफ कॉपी में निकालना है एक बार। नहीं आएगा तो फिर मैं तो पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मैं तो आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ही आपको कर लेना। यदि आपको ये बिंदु और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो पिछले वाली 2 क्लास, आज की और पीछे वाली क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, और कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बैठ गए, फॉर्मूले दिमाग के अंदर बैठ गए, तो फिर क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और बढ़िया मेहनत करते रहना, बढ़िया तैयारी करते रहना, और बढ़िया ये जो मैथमेटिक्स में है वो रफ कॉपी के अंदर आपको क्वेश्चन निकालते रहना। ठीक है, धन्यवाद।